नमस्कार, स्वागत है आपका हेल्थ इंडिया में। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान। हर शनिवार और रविवार हम आपके लिए लाते हैं हेल्थ इंडिया। आज हम बात करेंगे सर्विकल पेन के बारे में, क्या होते हैं लक्षण और क्या है उपचार। तो अगले 1 घंटे में हम इससे जुड़ी समस्याओं पर बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर्स का पैनल भी मौजूद है। साथ ही आप भी फोन लाइन के जरिए हमसे जुड़ सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं। नंबर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। लेकिन सबसे पहले देखते हैं ये खास रिपोर्ट। सर्वाइकल पेन ये एक ऐसी समस्या है जो आज के समय में हर तीसरे व्यक्ति को हो रही है। ये समस्या किसी भी उम्र में हो सकती है। कई बार लोग शरीर में हो रहे इस दर्द को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं ये समस्या बड़ी भी हो सकती है। आइए जानते हैं इसके लक्षण और उपाय। सर्वाइकल पेन के कारण क्या हैं, ये हम आपको बताते हैं। गलत पोजीशन में सोने से आपको सर्वाइकल पेन होने लगता है। ज्यादातर लोगों को भारी वजन को सिर पर उठाने से सर्वाइकल पेन होता है। गर्दन को बहुत देर तक झुकाए रखने से भी सर्वाइकल पेन हो सकता है। बहुत देर तक एक ही पोजीशन में बैठने से सर्वाइकल पेन शुरू हो जाता है। ऊंचे और बड़े तकिए का प्रयोग करने से सर्वाइकल पेन होता है। भारी वजन के हेलमेट डालकर बाइक राइडिंग करने से भी सर्वाइकल हो सकता है। गलत उठने, बैठने और सोने के तरीकों के कारण भी सर्वाइकल हो सकता है। सर्वाइकल पेन के लक्षण क्या है, ये भी जरा जान लीजिए। सिर का दर्द, गर्दन को हिलाने पर गर्दन में से हड्डियों के टिड़कने के जैसी आवाज का आना, हाथ, बाजू और उंगलियों में कमजोरी महसूस होना या उनका सुन्न हो जाना, व्यक्ति को हाथ और पैरों में कमजोरी के कारण चलने में समस्या होना और अपना संतुलन खो देना, गर्दन और कंधों में अकड़न होना। गर्दन के इस दर्द से बचने के लिए कुछ घरेलू उपाय भी अपनाए जा सकते हैं, जैसे सही ढंग से सोएं, गर्म और ठंडी सेक, मसाज, खूब पानी पिएं, स्ट्रेस से बचें, राइट डे शेड्यूल अपनाएं, स्ट्रेच एक्सरसाइज की आदत डालें। अगर कुछ बातों का ध्यान रखें तो सर्वाइकल पेन का इलाज संभव है। शुरुआती लक्षणों को नजरअंदाज ना करें और तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। न्यूज इंडिया के लिए गीतू चौहान की रिपोर्ट। और इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। डॉक्टर अखिलेश कुमार ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, वो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर सौम्या मित्तल सीनियर कंसल्टेंट हैं शारदा हॉस्पिटल के। वहीं प्रोफेसर सत्या एंडोनाला भी हमारे साथ मौजूद हैं, ये आयुर्वेदाचार्य हैं। जानेंगे इनसे आखिर क्या कुछ रहता है सर्विकल पेन में, क्या लक्षण होते हैं, ये तमाम बातें होंगी। लेकिन फिलहाल सभी का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं हेल्थ इंडिया के इस खास शो में। तो डॉक्टर अखिलेश, आपसे हम समझना चाहेंगे, अगर हम बात करते हैं सर्विकल पेन की, तो क्या इसके लक्षण होते हैं और किस तरह से पता चले कि किसी को सर्विकल पेन हो रहा है? सर्वाइकल पेन जो है हमारी रिलेटेड है सर्वाइकल वर्टिब्री और डिस्क से रिलेटेड प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारी जो स्पाइन है उसमें एक हमारे जॉइंट्स भी हैं, फेसेट जॉइंट्स हैं। तो सर्वाइकल पेन रिलेटेड दो चीज़ें मुख्य हैं। एक तो सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस होती है। सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस मतलब कि वियर एंड टीयर रिलेटेड, एज रिलेटेड वियर एंड टीयर जो आ रहे हैं जॉइंट्स में, डिस्क में, बोन में, वो काफ़ी कॉमन है। दूसरा ग्रुप है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। स्पॉन्डिलाइटिस मीन्स कि जोड़ में इन्फ्लेमेशन आ रहा है। तब जोड़ में इन्फ्लेमेशन आए किस कारण से, उसके अलग अलग कारण हैं। जो स्पॉन्डिलाइटिस है वो इन्फ्लेमेशन है, उसमें भी बीमारी से एसोसिएटेड हो सकता है। बट जो हमारी मुख्य चीज़ है सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस है, वो उसमें सर्वाइकल पेन काफ़ी कॉमन है, वो ज़्यादा कॉमन है बिकॉज इट इज़ मोर वियर एंड टीयर रिलेटेड एंड डिपेंड्स अपॉन आवर लाइफ स्टाइल एंड वर्क। जी बिल्कुल। और अगर हम लक्षणों की बात करते हैं तो हमारे साथ और ख़ास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ डॉक्टर सौम्या मित्तल भी बने हुए हैं। डॉक्टर सौम्या, आपसे हम समझना चाहेंगे कि अगर हम इसके लक्षणों की बात करते हैं तो अगर किसी को सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस होता है तो क्या कुछ साइंस होंगे उसके? देखिए, सर्वाइकल में जो है सबसे मेन जो चीज आती है वो आती है कि पेशेंट को गर्दन में दर्द होता है। जी। और ये जब गर्दन में दर्द होता है तो वहां से जो हमारी नर्व निकल के हाथों में आती है, वहां पे हमें प्रॉब्लम आ सकती है। तो बहुत कॉमनली हमारे जो मरीज होते हैं वो ये भी बताते हैं कि हमारे हाथ में, किसी भी हाथ में, राइट या लेफ्ट, किसी ज्यादातर एक ही में होता है पर दोनों में होने की संभावना होती है। राइट या लेफ्ट हाथ में जो पेन है वो जाता है और वो एक करंट जैसा लगता है ज्यादातर। दूसरी चीज होती है कि इनको जो है सुनपना, झंझनाहट उस हाथ में होने की संभावना होती है। जो शोल्डर्स हैं, शोल्डर में भारीपन लगता है।
तो ये सारी चीज़ें इनको लगती हैं। बिल्कुल, तो ये सिम्टम्स हो गए हैं। और डॉक्टर अखिलेश, अगर हम उपचार की बात करते हैं तो क्या उपचार होता है? किस तरह से पता चले कि अब हमें डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए? देखिए सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस जो उसमें जनरली पेशेंट को जो कंप्लेन होगी, गर्दन में दर्द होगा, अकड़न होगी, स्टिफनेस रहेगी, कंधों में दर्द, हाथों तक दर्द भी आ सकता है। जी। बट ज़्यादातर सिम्टम्स जो होते हैं वो नेक पेन और रिजिडिटी के ज़्यादा मिलते हैं हमें। तो हम लोग बोलते हैं प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। यदि हम रेगुलर एक्सरसाइज करें, डाइट अच्छी रखें, अपने पॉस्चर का अच्छा कंट्रोल रखें, सही पॉस्चर में बैठ के काम करें, क्योंकि ये बीमारी अभी मोस्ट कॉमन ज़्यादातर इंजीनियर्स, जो कंप्यूटर इंजीनियर्स हैं उनमें ज़्यादा कॉमन है, क्योंकि वो जिस पोस्चर में गर्दन को झुका करके कंप्यूटर के पे देख के या मोबाइल्स का ज़्यादा यूज़ करते, तो दैट इज़ मोर बिकॉज ऑफ दैट। सो इन्हें इससे बचने के लिए हम एक्सरसाइजेज रेगुलर करते रहें, और कुछ मेडिकेशंस हैं जब हमें ज़रूरत पड़ेगी, ज़्यादा पेन है, स्टिफनेस हो रहा है, तो उसके लिए कुछ एनासिड्स ड्रग्स होती हैं, उनका हम इस्तेमाल करके उससे बच सकते हैं, और दर्द रिलीफ आकर के फिर फर्दर एक्सरसाइज करके हम उस चीज़ को सेटल कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को। जी, बिल्कुल। और आपने बताया कि किस तरह से इलाज हो सकता है, क्या इसका पूर्ण इलाज संभव है? हाँ जी बिल्कुल, स्पॉन्डाइलोसिस की यदि हम बात करें, इट इज़ बिकॉज इट इज़ एज रिलेटेड वियर एंड टीयर, तो उससे हम बच सकते हैं बिल्कुल रेगुलर एक्सरसाइज करके। बट क्योंकि ये एज रिलेटेड डिजेनरेटिव प्रोसेस है, तो ये कहना सही नहीं है कि बिल्कुल ही कभी भी बीमार नहीं होंगे या उससे प्रॉब्लम हमेशा निजात मिल जाएगी। बट हाँ, उससे हम बच सकते हैं, क्योंकि हम अपने स्पाइन की यदि स्टेबिलिटी अच्छी स्ट्रॉन्ग कर दें, मसल्स को स्ट्रॉन्ग कर लें, डिस रिलेटेड डिजनरेशन को जितना लेट डिजनरेट होने देंगे उतना अच्छा है। डिस डिजनरेशन जनरली जैसे हम देखते हैं स्मोकर्स में बहुत कॉमन है, बहुत अर्ली ऑनसेट हो जाता है उनमें। तो कुछ अपने प्रिकॉशंस यदि हम रखेंगे, सही लाइफस्टाइल रखेंगे, तो डेफिनेटली उस चीज़ को हम लेट कर सकते हैं, इसका प्रोग्रेशन। बिल्कुल। और अगर कहा जाए कि हमारी जो लाइफस्टाइल है उससे हम इस बीमारी से ज़्यादा जूझते हैं, कुल मिलाकर जो मुख्य कारण होता है वो आजकल यही माना जा रहा है कि घंटों हम टीवी स्क्रीन के सामने बैठे रहते हैं या कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठकर काम करते हैं। तो ये कितनी बड़ी वजह हो सकती है डॉक्टर सौम्या? देखिए, बहुत सिग्निफिकेंट फैक्टर है, क्योंकि हमारे जो बॉडी है, हमारे जो मसल्स हैं, वो एक रेगुलर, एक सीधे देखने के लिए बनाई गई हैं। अगर हम एक रेगुलर मोबाइल की तरफ नीचे देख रहे हैं, और कॉमनली हम मोबाइल को नीचे की तरफ देख के ही हैंडल करते हैं, तो उसमें कंप्लीट आपका जो स्ट्रेन है वो आपकी गर्दन पे आ रहा है। प्रोलॉन्ग अगर हम उसमें यूज करें कि लगातार आधा आधा घंटा, एक एक दो दो घंटा हम उसको कर रहे हैं, तो उसमें उस मसल पे और भी ज्यादा प्रेशर बनता है। उसके साथ होता ये है कि आज की जैसे हम बाइक राइड करते हैं, हमारी जो यातायात का साधन है, अगर हम बाइक बाइक राइड करते हैं, कार हम चलाते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं जब हम ब्रेक लगाते हैं तो हमारी गर्दन जो है वो अनस्टेबल होती है। जी। तो जब वो गर्दन अनस्टेबल होती है तो वो झटका लगने के चांसेस होती हैं, और वो सारा का सारा प्रेशर हमारी मसल्स और हमारे जो लिगामेंट्स होते हैं उनको ही बियर करना पड़ता है। तो जहाँ पे वो प्रेशर आता है वहाँ पे वो चीज़ और बढ़ाती है। कंटिन्यूअस स्ट्रेन और झटके दोनों ही हमारी मसल्स के लिए दिक्कत का काम करती हैं, वो उसको प्रॉब्लम में लाती हैं। जी, बिल्कुल। और यहाँ पर डॉक्टर अखिलेश ये भी देख रहे हैं कि क्या कुछ हम जो घरेलू उपाय हैं उन्हें करके इस बीमारी से निजात पा सकते हैं? इसको लेकर भी कुछ बताइए। घरेलू उपाय हैं, सबसे बेस्ट फॉर्म जो है वो योगा एक्सरसाइज यदि आप डेली करेंगे, यदि आप सुबह उठ करके 15-20 मिनट एक्सरसाइज कर सकते हैं, सर्वाइकल स्पाइन की सर्वाइकल आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज होती हैं, मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज होती हैं, तो आप डेफिनेटली इससे बचे रहेंगे और काफ़ी पेन से भी रिलीफ रहेंगे। जी। तो ये आपने बताया कि लेकिन इसके साथ साथ अगर हम बात करें किस उम्र में ये रोग हो सकता है, यानी सर्विकल पेन कब शुरू हो सकता है, तो इसको लेकर क्या कहेंगे डॉक्टर सौम्य? क्या ये कम उम्र के लोगों को भी हो सकता है? नहीं, बिल्कुल ये कम उम्र के लोगों को हो सकता है, एज इसमें कोई बैरियर नहीं है, जी। क्योंकि यहाँ पे हमारा मेन प्रॉब्लम आ रहा है कि हमारी मसल्स वीक हैं। तो एक जो हम स्पॉन्डिलोसिस की बात करें वो जरूर एज रिलेटेड होता है, पर सर्वाइकल का जो मसल का प्रेशर है, जो स्ट्रेन है, वो हम हर एज ग्रुप में देख सकते हैं, क्योंकि आज की डेट में हर एज ग्रुप के ये सारे सिम्टम हैं। यंग एज ग्रुप इनफैक्ट अगर देखा जाए तो एक लेवल पे शायद मोबाइल का यूज और ये टू व्हीलर्स वगैरह का यूज ज्यादा करती हैं, जिस केस में हमारी जो मसल का स्ट्रेन वो बढ़ेगा। तो ये डेफिनेटली इसमें कोई एज बैरियर ऐसा नहीं कहेंगे, बट यस, लॉन्ग टर्म इसमें दिक्कतें आती हैं। और इसमें अगर हम बात करें तो थोड़ा सा सिकाई, गर्म सिकाई, ठंडी सिकाई जो हमारे शोल्डर में होती हैं, हमारे नेक में होते हैं, हमारे हाथ को सपोर्ट देती हैं, ये बहुत अच्छा सपोर्ट देती हैं। जो सर्वाइकल एक्सरसाइज हैं वो बहुत अच्छा हमारे पास एक मसल स्ट्रेंथनिंग का काम करती हैं।
तो जहाँ पे हमारी मसल स्ट्रेंथन होंगी जी वहाँ पे कहीं हमारा जो पेन है और जो स्ट्रेस है वो डेफिनेटली थोड़ा बहुत कम होगा ही होगा। बिल्कुल और ऐसे में अगर हम बात करें देखिए जैसे बच्चे हैं वो पढ़ते रहते हैं लैपटॉप पे भी अगर ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं तो क्या डॉक्टर अखिलेश उनके लिए भी ये समस्या बन सकती है? हाँ जी, बन सकती, बट यदि वो सही जगह पे रख के लैपटॉप का इस्तेमाल करें, जैसे ऐसा रखना है कि आपका पोस्चर शुड बी स्ट्रेट एंड अप, तो उस केसेस में वो बच सकते हैं। लेकिन यदि वो बेड पे बैठेंगे या नीचे झुक के बैठेंगे, जितना आप स्पाइन को बेंड करेंगे उतना ही ज़्यादा डीजनरेटिव प्रोसेस उसमें स्टार्ट होंगे, इतनी ज़्यादा पेन होगी, स्टिफनेस होगी। तो बच सकते हैं, डेफिनेटली बच सकते हैं। प्रिकॉशन हमें यही रखना है कि उसको सही हाइट पे रखना है ताकि स्पाइन हमारी स्ट्रेट रहे, तो हम बिल्कुल से बच सकते हैं। अच्छा कई बार ये होता है कि हमें गर्दन में दर्द हो रहा है लेकिन हमें लगता है कि ये सिर्फ शायद या तो कोई नस खिंच गई है इस वजह से हो रहा है। कब पता चले कि ये सर्विकल पेन हो चुका है, स्पॉन्डिलाइटिस बन चुका है? स्पॉन्डिलाइटिस के लिए देखिए डायग्नोसिस बनाना बहुत ज़रूरी है, उसके लिए कंसल्टेशन भी ज़रूरी है, क्योंकि उसमें हम एग्जामिन करेंगे पेशेंट को, देखेंगे क्या स्पॉन्डिलाइटिस के और एडवांस स्टेज में तो नहीं जा रही है, कहीं डिस्क बल्ज इतना बड़ा तो नहीं कि रेडिकुलर सिम्टम्स आना शुरू हो चुके हैं, पूरे हैंड में पेन, हाथों में दर्द आना शुरू हुआ है कि नहीं। अगर ऐसा सिम्टम आना शुरू हो गया देन डेफिनेटली हमें एक एक्सरे एमआरआई करके हमें कंफर्म करना बहुत ज़रूरी है कि क्या स्टेट ऑफ डीजनरेशन या डिस्क बल्ज किस स्टेज पे है। तो इनिशियल स्टेजेस में हम उसे मेडिसिन, थेरेपीज, फिजियोथेरेपीज एंड एक्सरसाइजेस से डेफिनेटली ट्रीट कर सकते हैं, बट यदि ये बल्ज काफ़ी बड़ा हो रहा है तो उसे हमें कई बार सर्जिकल ट्रीटमेंट से भी क्योर करना पड़ता है। जी और अगर ये थोड़ा बुजुर्गों में समस्या पाई जाए उस वक्त क्या क्योर कर सकते हैं डॉक्टर सौम्या? एडल्ट में ज़्यादा देखिए कॉमन है सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस, तो जी उस स्टेज में जनरली एडल्ट की एज पे भी डिपेंड करता है क्या स्टेट है, क्या उसका मेडिकल स्टेटस है, तो उस पर हम डिसाइड करते हैं। जनरली कंजर्वेटिव से काफ़ी रिलीफ मिलता है, समटाइम्स डिपेंड्स की, क्योंकि एज की अगर डीजनरेशन प्रोसेस काफ़ी बढ़ता है तो डिस्क ऑसिफाइड कॉम्प्लेक्स हम लोग बोलते हैं, वो कितना बड़ा उस पर भी डिपेंड करता है। ज़्यादा बड़ा है, ज़्यादा इन्फ्लेमेशन आ रहा है, ज़्यादा कंप्रेशन है, तो कई बार हमें रिलीफ नहीं मिलता है। तो वो डिपेंड करता है किस स्टेज ऑफ पैथोलॉजिकल स्टेट पे है। एमआरआई से हमें पता चल जाए क्या माइलोपैथी चेंजेस आ रहे हैं, क्या कॉर्ड्स में वीकनेस आ रही है, क्या हाथों में, तो हमें डेफिनेटली उस हिसाब से डिसाइड करना ठीक पड़ता है। है। डॉक्टर सौम्य कैसे हम इसको समझे कि जैसे बताया है डॉक्टर अखिलेश ने कि इसके लिए एमआरआई की जाती है, क्या ऐसा भी होता है कि कई बार लोग अपना ट्रीटमेंट कराते हैं लेकिन उन्हें राहत नहीं मिलती, और अगर ऐसा होता है तो फिर किस तरह का इलाज किया जाता है? देखिए इलाज में पहली बात हमें ये देखना है कि किस लेवल पे बीमारी हमें पकड़ में आ रही है। बहुत लोग, जैसे आपने कहा, बहुत लोग बहुत देर में ट्रीटमेंट लेने आते हैं, तो पहली चीज़ तो वहीं पे हमारा जो प्रोग्रेस हो चुकी है बीमारी की वो वहीं पे काफ़ी कुछ बढ़ चुका है, क्योंकि ये चीज़ ज़्यादातर धीरे धीरे प्रोग्रेसिव होती है। तो अगर हम इसको इनिशियली ही होल्ड कर सकते हैं, उसी इनिशियली ही प्रिवेंट कर सकते हैं, एक रोकथाम कर सकते हैं, तो एक हमें लॉन्ग टर्म में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जी लॉन्ग टर्म में ज़्यादातर होता ये है कि पेशेंट काफ़ी देर से आते हैं, उसको सिम्टम को नेग्लेक्ट करते हैं, तो उसकी वजह से जब लेट आते हैं तो सिम्टम ज़्यादा होते हैं। हम्म, इनिशियली हमेशा फिजियोथेरेपी और एक्सरसाइज और कुछ दवाइयों से हम स्टार्ट करते हैं। धीरे धीरे डेफिनेटली हमें दवाइयाँ बढ़ानी पड़ जाती हैं अगर पेशेंट जो है रिस्पॉन्ड ना कर रहा हो। बट अगर और उसके बाद अगर सब्सिक्वेंट स्टेज होती है कि हमें पेशेंट में सर्जरी करना पड़ता है। जी सर्जरी के लिए भी हमें देखना पड़ता है कि पेशेंट कितना फिट है, उनकी हड्डियों में कितनी ताकत है, क्या वो हड्डी हमारे ऑपरेशन के झेल पाएंगी, क्या पेशेंट अदरवाइज हमें स्टेबिलिटी ले पाएगा, उस ऑपरेशन को संभाल पाएगा। ऑप्शंस मेडिकली दवाइयों के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी सारे हैं, और काफ़ी कुछ हमारी बोन हेल्थ पे भी ये चीज़ आती है कि हमारी बोन हेल्थ, हमारी मसल हेल्थ जितनी अच्छी हो उतना हमें अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। जी लॉन्ग टर्म अगर हमें रिस्पांस नहीं मिल रहा है तो डेफिनेटली एक लेवल पे हमें अपनी मसल्स और अपनी लिगामेंट्स को प्रिजर्व करना है, उनकी हेल्थ को इम्प्रूव करना है, उनकी बोन की हेल्थ को इम्प्रूव करना है, तो वो कहीं ना कहीं वो चीज़ हमें डेफिनेटली सपोर्ट देती है। बिल्कुल डॉक्टर अखिलेश तो शुरुआती लक्षण क्या हो सकते हैं इस बीमारी के, कैसे पता चले कि हाँ ये जो बीमारी है वो सर्विकल पेन ही है? क्योंकि अक्सर हम ये देखते हैं कि कई बार नॉर्मली भी गर्दन में दर्द हो जाता है लेकिन अगर ये शोल्डर्स तक फैले तो फिर हम कैसे समझें इसको? क्योंकि कई बार जिस तरह से होता है कि शायद उल्टे सो गए या सही करवट नहीं सोए हैं तो भी समस्या होती है। देखिए अर्ली स्टेज में तो पेन स्टिफनेस ही होता है, जनरली वो गर्दन के आसपास एरिया में होता है, तो बहुत कंसर्निंग नहीं होता। यदि वो रेडिएट करना शुरू कर चुका है शोल्डर से हैंड्स में आ रहा है तो वो कंसर्निंग सिम्टम्स होते हैं।
जो अर्ली स्टेज में होगा पेन और स्टिफनेस ही मेन कंप्लेन होता है, जो कि मेडिकेशन से जैसे मसल रिलैक्सेशन देके हमसे रिलीव और ये कर सकते कितने दिन हैं। तक बनी रहती है? 3 to 5 डेज जनरली ये सेटल हो जाती है। यदि इट इज़ रिलेटेड टू मस्कुलर स्पैज़म से रिलेटेड है तो जनरली सेटल हो जाती है। बट अगर ये स्पॉन्डिलाइटिस है, मतलब कि वो इन्फ्लेमेशन से रिलेटेड है, देन वी हैव टू क्लासीफाई, मतलब हमें क्लासीफाई करते हैं एक्सियल और पेरिफेरल में। एक्सियल स्पॉन्डिलाइटिस जनरली जो कॉमन बीमारी एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, क्या वो तो नहीं बन रही जो कि 20 to 30 ईयर्स के एज ग्रुप में बहुत कॉमन होती है? तो उस एज ग्रुप वालों पे थोड़ा हमें फोकस करना पड़ेगा। अगर वो स्टिफनेस अकड़न आ रही तो हमें इसका टेस्ट करके आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है कि कहीं वो एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस तो नहीं डेवलप हो रहा है। अगर वो डेवलप हो रहा है तो उसके लिए पर्टिकुलर ड्रग यूज़ की जाती है, उसकी थेरेपी से ही आराम मिलेगा। उसके प्रोग्रेशन को रोकना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज स्पाइन पूरी फ्यूज़ होकर एक बैम्बू स्पाइन जैसी बन जाती है। तो हमें उसको अच्छा, और ये identify दर्द करना अगर सीवियर हो जाए तो कितना गंभीर हो सकता है? एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस अगर उसकी सिवियरिटी की बात करें तो वो पूरा स्पाइन फ्यूज कर सकता है, हिप जॉइंट्स फ्यूज हो सकते हैं, मतलब कि एक इंसान रोबोट की तरह चल सकता है, फ्लेक्स नहीं कर सकता, मुड़ नहीं सकता, झुक नहीं सकता, इतनी सिवियरिटी तक जा सकता है वो चीज़। तो हमें उसे जितना अर्ली डायग्नोज करेंगे, ट्रीटमेंट शुरू करेंगे, तो वो उतना प्रोग्रेस नहीं करेगी और उसकी लाइफस्टाइल हमेशा अच्छी रहेगी। अदरवाइज अगर स्टिफ स्पाइन हो गई तो वो बेंड भी नहीं कर सकता, मुड़ भी नहीं चल सकता, चलना बहुत मुश्किल है, इवन बैठ भी नहीं सकता। ऐसे पेशेंट बेड रिटर्न जाते हैं एंड स्टेज में। तो जी। हमें जितना जल्दी आइडेंटिफाई करेंगे उतना अच्छा है उनके लिए। ठीक है, यानी कि जो इस तरह के पेशेंट्स होते हैं वो कहीं ना कहीं बिस्तर पर आ जाते हैं, ये हम कह सकते हैं डॉक्टर सौम्या। और ये कितना गंभीर उस वक्त हो सकता है, क्या उस स्टेज पर इस बीमारी का इलाज है? डॉक्टर सौम्या। देखिए, पेन रिलीफ में हमारे पास ऑप्शंस डेफिनेटली हैं, पर कहीं पे भी हम देखेंगे तो पेन रिलीफ एक ऑप्शन ही है, जी। एक मेडिकल बेस्ड ट्रीटमेंट ही है। तो प्रिवेंशन डेफिनेटली बेटर देन क्योर, ये इसमें बिल्कुल अच्छे स्टैंड करता है। जहाँ तक हम अवॉइड कर सकें इस चीज़ को, जल्दी रोकथाम कर सकें, वो बेटर है। जी, हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गए हैं, डॉक्टर सत्या एंड्रोनाला हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आयुर्वेदाचार्य हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ इंडिया पर सर। और आपसे मेरा सवाल ये है डोनाला जी, क्योंकि हम देखते हैं कि आजकल हम आयुर्वेदा का ज़्यादा हेल्प ले रहे हैं और उसी की मदद से हम चाहते हैं कि हमारी सारी बीमारियां क्योर हो जाए। अगर हम बात करते हैं सर्विकल पेन की, तो क्या इस मामले में हम ये मान सकते हैं कि आयुर्वेद में अगर हम जाते हैं तो पूरी तरह से इसका क्योर संभव है? नमस्कार। इसमें सबसे पहले जो भी नमस्कार। कॉन्टेक्स्ट में हमने इसमें सबसे cervical पहले जो भी spondylitis प्रॉब्लम है, पर्टिकुलरली हम आज के मतलब इस कॉन्टेक्स्ट में हम सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पे डिस्कशन कर रहे हैं। जी जी बोलिए। इसमें मेन चीज ये है, कोई भी चीज हो काज एंड इफेक्ट की रिलेशन होती है। आप कोई भी इलाज हम बीमारी का नाम से ही नहीं कर पाते। फॉर एग्जांपल हम 10 मरीज को लेंगे, सबको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है, बट उसमें 10 में कोई रीजन अलग अलग हो सकता है जी। बट एक जनरल स्टेटमेंट ये नहीं दे सकते ये 100% क्यूर हो जाएंगे। ठीक है सर, क्या क्या रीजन बट हो जो सकते हैं रिलेशन ये भी मैंने बताया, बताइए। कॉज एंड इफेक्ट। ठीक और है। फॉर एग्जांपल आज के डेट में आप सबको पता है करंट ट्रेंडिंग जो चल रही है, द पीपल आर मोर मतलब अडिक्टेड टू द स्क्रीन्स, आइदर मे बी द डेस्कटॉप स्क्रीन्स और द मोबाइल स्क्रीन्स। आप जस्ट इमेजिन कर लीजिए, आपका गर्दन है, गर्दन के ऊपर सिर है, एक नॉर्मल सीधा बैठेंगे, एक गर्दन, एक नॉर्मल जो गर्दन आपकी सिर की जो वजन लगभग 6 किलो होंगे जी। इफ एट ऑल आप देखते वक्त आपके गर्दन को थोड़ा एंगल बदलेंगे, मान लो मतलब एक एवरेज 0 डिग्री से 15 डिग्री कर लिया, वो 6 किलो का जो सिर का वजन 12 किलो हो जाएंगे। एंड मान लो 15 डिग्री से आप 30 डिग्री कर लिया, वो जो वजन सिर का वजन आपके कम से कम 18 किलो हो जाएंगे जी। 30 किलो से आप मतलब 30 डिग्री से एंगल आप 45 डिग्री कर लिया, उसकी वजन और 3 गुना हो जाएंगे, 18 किलो सिर का वजन उतना हो जाएंगे। मतलब इट्स नॉट सिर का वजन बढ़ रही है, बट उसकी जो वेटेज आप जब एंगल बढ़ते रहेंगे गर्दन के ऊपर उतना वजन का लोड आ जाएंगे। बट स्टिल यू आर वर्किंग फॉर द यू नो हावर्स टुगेदर, सो कितना लोड लेना पड़ रहा है गर्दन को। तो नेचुरली एंड हर चीज हम इसमें ये नहीं है हर बार कोई प्रॉब्लम गर्दन में प्रॉब्लम हो गया, आपने एक्सरे करा लिया, आपकी जो रीढ़ की हड्डी है सीधा हो गया। सीधा होने का मतलब ये नहीं प्रॉब्लम सिर्फ हड्डियों में है। एंड सिंपल फंडा जो आपके जो यूजुअली हम कहा जाता है बॉडी का जो पिलर है वो रीढ़ का हड्डी है। रीढ़ का हड्डी अपने आप तो सीधा तो खड़ा नहीं हो रही है, ये पूरा इसकी जो पोस्चर, इसके एंगल, इसकी जो
मतलब इसका जो एंगल है इट इज बीइंग मेंटेन्ड बाय द बैक मसल्स। तो पूरा बैक मसल्स आपके गर्दन से सिर से नीचे तक पूरा बैक मसल पूरा आपको बॉडी के जो उसको सपोर्ट देते रहते हैं। अब फॉर एग्जांपल मान लीजिए बॉडी में आप यू आर वर्किंग इन ए क्लोज्ड एनवायरनमेंट वेयर कंप्लीटली एसी एनवायरनमेंट है। आप जनरली अब हर ह्यूमन बीइंग ठंड की मौसम में ड्राइनेस फील करते, क्यों? सिंपल फंडा, बिकॉज बॉडी परस्पायर नहीं करती, पसीना नहीं आता है। एंड द सेम थिंग इमेजिन कर लिए, पसीना नहीं आती इसलिए ड्राइनेस आती है। ड्राइनेस मतलब इट कॉजेस स्टिफनेस। द सेम थिंग इफ यू आर वर्किंग ऑन द स्क्रीन्स एंड द मोबाइल्स एंड दैट टू इन अ क्लोज्ड एनवायरनमेंट वेयर इज particularly closed environment where is an AC environment that causes you don't perspire, पसीने नहीं आएंगे तो naturally dryness cause करेगा। dryness causes the stiffness of the neck muscles। उसका neck muscles का stiffness आने में वो तो naturally it will become straight। so that is the current trend में ये है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि ठीक है सर, जिनको thyroid है, आप कह रहे हैं कि पसीना आना जरूरी है अगर हम स्वेटिंग नहीं करते। ठीक है डॉक्टर सत्या, अगर हम ये कह रहे हैं कि पसीना आना ज़रूरी है, उसके बाद कहीं ना कहीं ये जो ल्यूब्रिकेटिंग है वो फैक्टर काम करता है, ड्राइनेस नहीं आती, आप ये कहना चाहते हैं। इसको और हम समझेंगे आखिर किस तरह से इस हेल्थ को अच्छी तरह से हम रख सकते हैं, किस तरह से अपनी गर्दन का ख्याल रख सकते हैं। लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आज बात हो रही है सर्विकल पेन की। अगर आपके भी कोई सवाल है इससे जुड़े हुए तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं और हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर सत्या से हम जान रहे थे कि आखिर किस तरह से जो गर्दन है उसका ख्याल रखा जाए, क्योंकि हम लगातार ये देखते हैं कि जब परेशानी आती है तो उस वक्त क्या सिम्टम्स होते हैं, और अगर उन सिम्टम्स पर गौर किया जाए तो हो सकता है कि हम जल्द से जल्द इस बीमारी को क्योर कर सकते हैं। तो तमाम पैनल हमारे साथ मौजूद है। एक बार फिर से रुक करते हैं डॉक्टर सत्या का। डॉक्टर सत्या, जैसा कि आपने बताया कि क्या कुछ वजह रहती हैं सर्विकल पेन की और इसका इलाज कैसे किया जाए, आयुर्वेदा में अगर हम इलाज की बात करते हैं तो क्या कुछ हो सकता है? या सो आयुर्वेद में इलाज का दवाई का भी होती है। मतलब 3 तरह का इलाज होती है। एक होती है निदान परिवर्जन, मतलब हमने कोई भी क्लाइंटेल आते हैं पहले उनका हमने मतलब हिस्ट्री लेते हैं, किस कारण की वजह से ये प्रॉब्लम इनको बढ़ते जा रही है, ठीक क्यों नहीं हो रही, पहले उस कारण को पकड़ना है। इसलिए आयुर्वेद में जनरली आप कह भी जाता है लोगों में जड़ से बीमारी ठीक होती है। मतलब क्या है जड़ से? मतलब दैट इज कॉल्ड एज RCT, रूट कॉज ट्रीटमेंट। मतलब आयुर्वेद में ये जो भी क्लाइंटेल को हम हिस्ट्री लेंगे उसकी बीमारी का जो जड़ पकड़ते, जड़ मीन्स व्हाट इज द रूट कॉज, मतलब किस कारण की वजह से प्रॉब्लम हो रही है, उस कारण में हमने बदलाव लाना ही है। जैसे मैंने बताया कोई मतलब इन डे एक बंदा है, मतलब जो भी पेशेंट है वो 6 से 12 घंटे का तो ऐसी मोबाइल पे चला रहे हैं, स्क्रीन पे चला रहे हैं, तो नेचुरली कहीं ना कहीं उसको तो लाइफस्टाइल में चेंज तो लाना ही पड़ेगा। बिना उसके आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते बीमारी ठीक हो जाएंगे। वो सबसे पहले स्टेप है। दूसरा स्टेप है उसके साथ साथ हम खाने पीने का कुछ चेंजेस बताते। कोई चीज जैसा मैंने बताया नेचुरली नेक मसल का स्टिफनेस ज्यादा है, आप खाना पीना भी ऐसा चीज खा रहे हो, मतलब दवा के दही खा रहे हो, यहाँ पर खाने पीने पे ध्यान रखना चाहिए, चीज खा रहे हो उससे और बॉडी में स्टिफनेस बढ़ जाएगा, वो अवॉइड करना पड़ेगा। कौन से ऐसे खाने हैं एग्जैक्टली कुछ चीज होती है, दही होती है नेचुरली जो चीज जम के बनती है। फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, दही है जो चीज जम के बनती है नेचुरली बॉडी में, वो बॉडी में स्टिफनेस करने में मतलब वो होता है। जो चीज बॉडी में स्टिफनेस बढ़ा देगा नेचुरली नेक मसल का भी स्टिफनेस बढ़ेगा, तो नेचुरली वो चीज अवॉइड करना ही पड़ेगा आपको। फॉर एग्जाम्पल दही भी जम के बनती है, गुड़ भी जम के बनती है, ये चीज आपको अवॉइड करना ही पड़ेगा जहां आपको पेन की कंडीशंस है। तो उसके बाद आ गए दवाई में जी जैसे जैसे चीज है वो, तो उसके साथ साथ हमने जो खाने पीने का जो चेंजेस बता के उसकी थोड़ा सा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, छोटे छोटे एक्सरसाइज योगासन हम बता देते हैं। फिर उसके बाद दवाई की बात आती है, दवाई के बाद उसके बाद होती है आयुर्वेद का स्पेशलिटी ट्रीटमेंट होती है पंचकर्मा। मतलब ये सारे चीज क्रॉस करने के बाद भी फिर भी बीमारी ठीक नहीं हो रही, पंचकर्मा पद्धति होती है। आयुर्वेद के पंचकर्मा में एक बॉडी का एक कहने के लिए आम भाषा में हम कहते हैं मसाज है, बट आयुर्वेद में अभ्यंग कहते हैं। तो उसके लिए अलग से ऑयल्स है, उस ऑयल से अभ्यंग भी होती है। एक्चुअली क्या होता है जो पूरा रीढ़ की हड्डी के जो है मजिल से ऊपर से नीचे तक होते हैं। हम सोचते हैं यूजुअली जनरली हमने किसी मरीज को हमने तेल लिख के दिया, गर्दन में दर्द है तो गर्दन में तेल लगा के छोड़ देते, बट ये नहीं समझते हैं जो गर्दन का जो मजिल है ऊपर से नीचे तक हुआ है। कोई भी रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम है, बीच में भी हो, ऊपर भी हो, नीचे भी हो, हमारा सजेशन ये है पूरा रीढ़ मतलब पूरा बैक में ऑयल एप्लीकेशन
राउंड सर्कुलर मोशन में लगा है, थोड़ा हल्का गर्म करके। इससे क्या होगा, आपको एक यूजुअली होते हैं ना, कोई भी चीज आपको स्टिफनेस आ गया है, मूवमेंट में आ गया है, यू नीड सम लुब्रिकेशन, सो दैट इज ए सिंपल लॉजिक। तो एक होती है फटल किसी को हर सीजन में होने का है, प्रॉब्लम होने के बाद ऑयल लगाना अलग होती है, होने से पहले भी ऑयल लगाना अलग होते हैं, तो यू हैव मोर प्रोन टू सर्वाइकल, तो you make it an habit of applying the oils on the whole back. जी So that definitely prevents getting an acute attacks of the neck pain. ठीक So है। that is very, उसके बाद पंचकर्मा में कई चीज है, हम ठीक है गृहस्थी भी सर, करते हैं, पंचकर्मा के बारे में आपसे मतलब जानेंगे, डॉक्टर अखिलेश से ये पृष्ठवस्ती जानते भी हैं। है, ठीक लंबार है का सर, आप हमारे वस्ती साथ भी बने होती है। रहिएगा, पंचकर्मा के बारे में हम आपसे जानेंगे। डॉक्टर अखिलेश से पहले हम ये जान लेते हैं, क्या ये जो सर्वाइकल पेन है वो किसी सीजन में ज्यादा हो जाता है या कम होता है, क्या मौसम का भी असर पड़ता है इस पर? मौसम से ज़्यादा रिलेशन नहीं है, ज़्यादा रिलेशन हमारे वर्क स्टाइल और लाइफ स्टाइल पे ज़्यादा है, क्योंकि हमारा जो डीजेनरेटिव प्रोसेस कैसे इनिशिएट हो रहा है, तो वो ज़्यादा रिलेटेड वर्क लोड से डिपेंड करता है, किस प्रकार का हमारा वर्क है, किस टाइप का जॉब है, कितना नी बेंड करके सर्वाइकल स्पाइन बेंड करके काम करना पड़ रहा है, कितना लोड उठाना पड़ रहा है। जो लोग सर पे सामान लेके चलते हैं उनमें भी डीजेनरेटिव प्रोसेस फास्ट होते हैं, जी और डिपेंड्स कि आपकी लाइफस्टाइल कैसे रही है, कितनी बोन अच्छी क्वालिटी है, अगर बोन की क्वालिटी अच्छी, कैल्शियम इंटेक अच्छा रहा है, विटामिन डी अच्छा एडुकेट अमाउंट में, दैट मीन कैल्शियम डिपोजिशन अच्छा होगा, तो बोन क्वालिटी अच्छी होगी। तो सर्वाइकल स्पाइन में हमारी बोन है, डिस्क है, नर्व्स है, मसल्स है, तो हमें हर एस्पेक्ट में देख के डाइट से उसे कंट्रोल रखना है, स्ट्रेंथन रखना है। ये सब चीज़ें हम रखेंगे तो डेफिनेटली बच के रहेंगे सर्वाइकल पेन से। जी बिल्कुल। तो डॉक्टर सौम्य, जिस तरह से डॉक्टर अखिलेश बता रहे हैं कि डाइट सही होनी चाहिए और विटामिन डी भी देखा जाता है कि क्या कुछ बोन हेल्थ है जिसके चलते ज़्यादा असर पड़ रहा है, और तमाम फैक्टर्स भी हैं जो कि आपने सुने होंगे, तो क्या माना जाए किस तरह का खान पान होना चाहिए कि अगर किसी का लैपटॉप पर, कंप्यूटर पर ज़्यादा काम है तो उन्हें क्या एहतियात आप देना चाहेंगे? देखिए, मेन चीज आती है कि हमारा जो मसल्स हैं उनकी स्ट्रेंथनिंग हो। तो जैसे हमने पहले भी कहा कि हमारी नेक एक्सरसाइजेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। खाने पीने के बारे में जैसे डॉक्टर साहब कह रहे थे कि काफ़ी सारी चीज़ें होती जो हमें स्ट्रेस देती हैं, वो हम अवॉइड कर सकते हैं, पर एक कैल्शियम का जो इंटेक है हमारा वो इम्पॉर्टेंट है। तो कैल्शियम और विटामिन डी के लिए हमारे पास एक नेचुरल सोर्स होना चाहिए और वो उसके हिसाब से हमें अपना इंटेक लेना चाहिए। दूध वगैरह जो है ये आइटम ऐसे हैं जो हमारे पास एक कैल्शियम का सोर्स बढ़ाते हैं, तो डेफिनेटली हमें लेना चाहिए। जी वन मोर थिंग, डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात बोली कि हमारी जो सारी मसल्स वो कनेक्टेड हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा जो वेट है दैट शुड बी इन कंट्रोल। अगर हमारा वेट ज़्यादा है तो वो बैक पे और धीरे धीरे हमारी गर्दन पे भी असर करता है। जी तो हमें अपने वेट पे एक अच्छा कंट्रोल रखना होना चाहिए ताकि वो चीज़ हमारी गर्दन को भी हेल्प करे। तीसरी चीज़ आती है कि क्या हमारी जो प्रॉब्लम है वो किस टाइम पे बढ़ रही है। कभी कभार क्या होता है, कुछ आर्थराइटिस होती हैं, तो आर्थराइटिस वेरी कॉमनली हमारे सर्दियों के सीज़न में या बारिश के मौसम में थोड़ा सा पेन ज़्यादा देती हैं। अगर हमारा कॉज ऑफ सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस तो नहीं, पर ओवरऑल स्पॉन्डिलोसिस का कॉज एक आर्थराइटिस है, तो वो उस ड्यूरेशन में बढ़ सकती है। तो उस केस में हमें बहुत ज़रूरी है कि हम अपने शरीर को गर्म रखें, ठंड के मौसम में अपनी बैक को, अपने जॉइंट्स को गर्म रखें। वो चीज़ हमारे जो पेन है, जो जॉइंट्स हैं, बैक के जॉइंट्स हैं, उनको थोड़ा सा सपोर्ट कर सकती है, और वो चीज़ हमारे को ओवरऑल उस टाइम ड्यूरेशन में काफ़ी सपोर्ट देती है। जी ठीक है। डॉक्टर सत्या, तो आप बता रहे थे पंचकर्मा ट्रीटमेंट के बारे में, क्या होता है ये ट्रीटमेंट और क्या ये हर बीमारी का निदान है या फिर कुछ बीमारियों में ही इसका इस्तेमाल होता है? जी सो जैसा चीज है, आप इवन रीढ़ की हड्डी भी देखेंगे, सो वर्टिब्रे होते हैं, वर्टी के बीच में वी कॉल इट एज अ डिस्क। जैसा गाड़ी का डिस्क भी होती है ना, जो डिस्क के मतलब एक काइंड ऑफ शॉक ऑब्जॉर्बर, रीढ़ की हड्डी के बीच बीच में डिस्क होती है, इट्स अ काइंड ऑफ कुशनिंग मटेरियल है। एंड आप रीढ़ की हड्डी भी साइड पे देखेंगे, इट्स अ काइंड ऑफ एलोंगेटेड एस शेप होती है। तो बॉडी के अकॉर्डिंगली फिर नेक में आपको एक सी कर्व होती है, फिर अपर बैक में आएंगे तो आप रिवर्स सी होते हैं, फिर लोअर बैक में आएंगे सी होती है, एलोंगेटेड होती है। इसके बीच बीच में डिस्क होती है। इसकी डिस्क की कुशनिंग जो होती है, इफ कोई रीढ़ के स्टिफनेस आ जाएंगे, जो एस शेप वाला है वो सीधा हो जाती है, तो क्या स्ट्रेटनिंग ऑफ द सर्वाइकल स्पाइन और स्ट्रेटनिंग ऑफ द लंबर स्पाइन और स्ट्रेटनिंग ऑफ द लंबर स्पाइन। कुछ कंडीशंस में क्या होती है, ज़्यादा होने के बाद भी ये ज़्यादा बेंड हो जाती है, वी कॉल्ड एज स्कोलियोसिस और काइफोसिस। सो इस तरह का कई प्रॉब्लम होती है। इसमें सिंपल फंड है जो हम पंचकर्मा में कर लेते हैं।
ये इसमें एक लोकल अभ्यंग भी होती है, उसमें हम ऑयल लगा के, स्पेशलाइज्ड ऑयल लगा के एक सिस्टमेटाइज्ड वे में हम मसाज करने से जो स्टिफनेस है रिलीव होती है। द मोमेंट द स्टिफनेस रिलीव होती है, जो रीढ़ की हड्डी के जो है वो नॉर्मल अलाइनमेंट में आ जाता है। एक चीज ये है। दूसरा, हम लोकल एक लोकल एक गृहवस्थी करते हैं, पृष्ठवस्थी करते हैं। वी बिल्ट इन ए बाउंड्री विद एन फाइबर, एक बाउंड्री, उसमें हम वी पोर मेडिकेटेड ऑयल्स सो दैट देयर इज ए लोकल नरिशमेंट, a kind of deepening effect of the oil. We put almost we pour in a 752 तो 1 लीटर का ऑयल डालते हैं। इससे क्या होता है, डीपनिंग इफेक्ट होती है। इट causes local lubrication in between the disc की, जैसे मैंने बताया। So and even we have procedures we do if there are acute phases, the patient comes to us, so maybe modern science other clientele may not believe, we do matravasti. It is a kind of treatment where we administer medicated oil through rectum. तो इससे क्या होता है, आपकी इंस्टेंटली आपको मतलब 50% इंप्रूवमेंट आ जाएंगे जो सीवियर इफेक्ट्स में भी। ऐसा नहीं है, we do manage an acute cases। कितना समय इसमें लगता है? There are other cases we do अग्निकर्म कितना वक्त लग जाता है? we do different kind of process, we do मर्म चिकित्सा। बताइए, मिनिमम हाफ एन आवर से मान लो, हाफ एन आवर से मिनिमम, इट डिपेंड्स। नहीं, इस बीमारी को पूरी तरह से अगर कोई ठीक करना चाहे, सर्विकल पेन से अगर पूरी तरह से स्ट्रेसफुल है, ठीक है, अगर सर्विकल पेन को पूरी तरह से क्योर करना चाहे तो कितना समय लगता है? 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना? मिनिमम 10 दिन मान के चलिए, मिनिमम 10 डेज। जी, तो 10 दिन में पूरी तरह से क्योर हो मिनिमम सकता 10 है। डेज की पंचकर्मा चिकित्सा चाहिए। एंड इट डिपेंड्स 15, हाँ नहीं रिमेंबर, फॉर एग्जांपल कोई पेशेंट आया है पिछले 10 साल से है, वो कह रहा है मुझे 10 दिन में ठीक हो जाए, ये मतलब सुनने के लिए भी अजमोन नहीं हो रही है बात। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ, क्लाइंटेल की प्रोन ये प्रॉब्लम है कितने साल से, कितनी प्रॉब्लम बड़ी है, 10 उस साल का हिसाब से बीमारी तय कैन होगा। एक्सपेक्ट दैट 10 दिन में ठीक हो जाएंगे? क्यों बोलते हैं ऑल दीज इयर्स कॉजेस डीजेनरेटिव चेंजेस। ठीक है डॉक्टर अखिलेश, कब ये पता चलता है? ठीक है होने की वजह से सारे डीजेनरेटिव चेंजेस आते हैं। जी डॉक्टर अखिलेश, क्या आपको ऐसे केसेस भी देखने को मिलते हैं जहां पर लोगों को पता ही नहीं चलता है कि वो सर्विकल पेन के शिकार हो चुके हैं, क्योंकि वो उस दर्द को सिर्फ आम समझ रहे होते हैं? हाँ जी, कई केसेस में ऐसा होता है कि पेशेंट क्योंकि उसकी लाइफस्टाइल के कारण कई बार हल्के पेन्स को वो नेगलेक्ट करता रहता है, अवॉइड करता रहता है। तो कभी कभी ऐसे भी पेशेंट हमारे प्रेजेंट करते हैं, अचानक से डिस्क बल्ज इतना बड़ा हुआ कि उनको रेडिकुलर सिम्टम्स केवल आए, यानी कि पूरा हल्का हल्का गर्दन में दर्द बना हुआ, तो उसे अवॉइड करते रहे। एक दिन ऐसा सिम्टम आया कि पूरे हाथ में अचानक से दर्द होने लगा और फिर हाथ में वीकनेस भी आने लगी। तो ऐसे से मिलते हैं, ऐसे पेशेंट्स कई आते हैं। तो उनका क्योर हमें अकॉर्डिंग पहले डायग्नोस करना पड़ता है, एग्जैक्टली पता करना होता है क्या स्टेज ऑफ डिस्क डिजनरेशन है, डिस्क बल्ज कितना है। तो उससे रिलेटेड हम पहले एग्जामिन करेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे, फिर डायग्नोस बनाएंगे। और डायग्नोसिस पे ज़्यादातर डिपेंड करता है कि जब हम एक बार डायग्नोसिस सही बना लेते हैं कि कितना बड़ा डिस्क बल्ज है, क्या है, तो हम उस हिसाब से क्योर कर सकते हैं विद ट्रीटमेंट, एक्सरसाइज, सर्जरी इफ़ नीडेड, देन वी कैन डू सर्जरी इवन। सो डिपेंड करता है किस स्टेज पे है। जी ठीक है डॉक्टर सौम्य, कई बार ये देखा जाता है कि कुछ लोगों को आदत होती है कि वो तकिए को ऊंचा करके सोते हैं, यानी ज्यादा तकिए लगा के सोने की आदत होती है, तो इससे कितना असर पड़ता है? देखिए, ये हमेशा माना गया है कि जो हमारा तकिया है वो एक शोल्डर लेवल को ही होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ऊंचे तकिए जो है वो हमारे नेक की मसल्स को, नेक की जो स्ट्रेन है उसको बढ़ाता है। और डेफिनेटली एक हमें तकिया एक पतला लेवल ही रखना चाहिए, जो हमारा शोल्डर लेवल है उससे ज़्यादा तकिया नहीं होना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा है तो हमें प्रॉब्लम देगा ही। और काफ़ी लोग इसमें धीरे धीरे इनफैक्ट ये बढ़ाते जाते हैं, क्योंकि तकिए की थिकनेस है वो धीरे धीरे बढ़ती जाती है। काफ़ी लोग मतलब ये जो बोल्स्टर होता है उस पर सोने की आदत होती है, तो ये डेफिनेटली हमारी मसल्स को एक तरफ स्ट्रेन देगा। और यहाँ पे मसल्स में हमारे स्ट्रेन आएगा तो डेफिनेटली सर्वाइकल में प्रॉब्लम आने ही वाली है। नहीं तो कोई नॉर्मल हो और अगर वो ऊंचा तकिया रखकर सोए तो क्या उसको ये समस्या बन सकती है? देखिए बिल्कुल, क्योंकि अगर सर्वाइकल में हम देख रहे हैं तो सिर्फ मसल इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स, जो बहुत एक मुख्य पार्ट है जहाँ पे हमारा वो पुल होगा और जहाँ पे वो पेन आएगा और जहाँ पे वो पेन बनेगा वहाँ पे डेफिनेटली सर्वाइकल के सिम्टम्स हमारे स्टार्ट होंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिगर है हमारे सर्वाइकल पेन का कि उससे हमारे सिम्टम्स स्टार्ट हो सकते हैं या बढ़ सकते हैं। जी ठीक है डॉक्टर सत्या, क्या बच्चों में ये समस्या हो सकती है?
हाँ बिल्कुल हो सकती, क्यों नहीं हो सकते। आजकल उनको भी तो एडिक्ट हो गए ना स्क्रीन की। जैसे भी मान लो कोविड के बाद भी उनको धीरे धीरे एडिक्शन हो गए। जी। एंड ऐसे कोई बच्चे नहीं आजकल, कम से कम 3-4 घंटे तो वैसे ही। बट ये और एक चीज है, आजकल ये बच्चे जो ईयरलीड्स भी ज्यादा यूज कर रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं आके नेक मसल्स पे स्ट्रेन करती है। नहीं, ये जो लाल मिर्च का इस्तेमाल आप बता रहे हैं, एंड बच्चों में ये और एक चीज ये है, हाँ डॉक्टर सत्य क्या कह रहे हैं आप? बच्चे नहीं जो ईयर लीड्स है ना, जो मोबाइल के यूज करने के लिए। अच्छा, फिर तो उससे भी समस्या ज्यादा बढ़ती है। जो मोबाइल सुनने के लिए माँ बाप को आवाज नहीं है, वो ईयर लीड्स यूज कर लेते हैं ना, ठीक है, उससे भी नेक मसल स्ट्रेन हो जाता है। So that is also one of the reason. And regarding the previous question, I want to add something. जो पिल्लो की बात कह रहे हैं ना, जो उसमें एक चीज ये है, it depends on how the person have the habit of sleeping. कुछ लोग ऐसी मतलब पीठ पे सो जाते हैं, कुछ लोगों को आदत है लेफ्ट और राइट साइड सोना। कहीं ना कहीं लेफ्ट एंड राइट साइड सोने में थोड़ा सा हाइट की पिल्लो चल जाएगा, बट जो जिनको सीधा सो जाते हैं, जो मतलब पीठ के ऊपर सोते हैं, उनके लिए जो तकिया के जो हाइट है थोड़ा कम होना चाहिए। मतलब इट शुड बी नॉट एबो, जो जब हम लेट जाएंगे, नेक का और गद्दे के जो बीच में गैप है उतने ही मतलब हाइट होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। जी, तो ये ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। और कुछ ट्रीटमेंट, क्योंकि फिजियोथेरेपी आपने बताया डॉक्टर सत्या कि वो भी होती है, पंचकर्मा के दौरान होता है, लेकिन इसके अलावा अगर किसी को बहुत ज्यादा दर्द है और लंबी बीमारी है लेकिन उन्हें पता नहीं है, या तो पंचकर्म है, जैसे कुछ लोगों को जी बोलिए डॉक्टर सत्या। हाँ, या कुछ लोगों को सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस में गिड्डीनेस भी होती है, चक्कर आ जाते हैं कई लोगों में, जो क्रॉनिक हो जाते हैं। उसमें विडू शिरोधारा ट्रीटमेंट एक होती है, उसमें पेशेंट का जो मतलब इट रिलीव्स नॉट ओनली नेक मसल, इट रिलीव्स इवन स्कैल्प मसल्स। और ये चक्कर क्यों आते हैं? एंड जो स्ट्रेस फैक्टर है वो दैट आल्सो गेट्स मिनिमाइज्ड, सो दैट सॉरी जी, चक्कर क्यों आते हैं, इसकी क्या वजह होती है? प्लीज हेलो। जी डॉक्टर सत्या, जो आपने बताया कि चक्कर आ जाते हैं इस बीमारी में, चक्कर इसलिए आते हैं नेचुरली, जैसे मैंने बताया, चक्कर इसलिए आती है जब नेक मसल स्टिफ होने के बाद, ऐसी क्रॉनिक होने की वजह से इवन जो सिर का जो स्काल्प मसल्स होता है वो भी स्टिफ हो जाता है। इससे एक नॉर्मल जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जो होती है, मूवमेंट है, उसमें भी डिस्टर्बेंस आता है, दैट कॉजेस गिड्डीनेस। सो इवन आप ऐसे भी सोच सकते हैं, पेशेंट जो क्रॉनिक सीवियर एक्यूट केसेस ऑफ सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस में, दे इवन कंप्लेन द पेन इन ईयर्स आल्सो। सो दैट इज अगेन द रीजन इज स्टिफनेस, इवन मतलब इतना सेंसिटिव लेवल तक भी फाइनेस्ट ऑर्गन्स भी इन्वॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, तो सारे रिलीव करने के लिए वी डू शिरोधारा ट्रीटमेंट भी एक आयुर्वेद पंचकर्मा पद्धति में है, एवं एक नस्यकर्मा भी है, वो भी हम करते हैं। कई तरह का पद्धति है, वो इट डिपेंड्स ऑन द पेशेंट एंड द टाइम एंड द अफोर्डेबिलिटी, देयर आर एन नंबर ऑफ फैक्टर्स एंड द सीजन आल्सो। ठीक है, तो डॉक्टर अखिलेश, डॉक्टर सत्य ये बता रहे हैं कि अगर ज्यादा ही बुरी हालत है इस बीमारी से, तो ये दर्द कानों तक भी पहुंचता है, कानों पर भी असर डालता है। एलोपैथी में क्या इस बात को कहा जाता है, क्या वाकई ऐसा होता है और उसके लिए क्या मेडिसिन चलती है? प्रोग्रेस करती जाएगी, यानी कि डिस्क बढ़ रहा है, कर्वेचर ऑफ स्पाइन लॉस हो रहा है, या जैसा हमारा नेचुरल कर्वेचर जो स्पाइन का रिवर्स शेप है तो अगर उसके कर्वेचर में यदि लॉस आ रहा है तो यानी कि वो प्रोसेस बढ़ रही है, तो यानी कि नर्व का कंप्रेशन है। अच्छा, हमारी सर्वाइकल स्पाइन में 7 वर्टिब्रेज हैं, अगर अर्ली 1 और 2, 3 में ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है तो हमें हेडेक, कान में भी दर्द, ये सब सिम्टम्स मिलते हैं। लोअर में होगा तो हाथों में, कंधों में दर्द आएगा। तो डिपेंड करता है किस स्टेज का डिस्क बल्ज है, कौन सी नर्व कंप्रेशन है उस पर, एंड डिपेंडिंग अपॉन हमें उसे डायग्नोज करके फिर उसे ट्रीटमेंट करना डेफिनेटली, और ट्रीटमेंट के बाद रिजल्ट मिलते हैं, इंप्रूवमेंट बहुत मिलता है। तो डिपेंड करता है, हमें पहले डायग्नोसिस बनाना, सेटल करना बहुत ज़रूरी है, किस स्टेज का इन्वॉल्वमेंट है, कौन सी नर्व कंप्रेशन आ रहा है, कौन सा डिस्क बल्ज ज़्यादा है, उससे रिलेटेड सिम्टम्स और सर्टेन फॉर्म्स ऑफ मेडिकेशंस हैं, वो हम यूज़ करके डेफिनेटली उसे ट्रीट कर सकते हैं। जी डॉक्टर सौम्या, आपको क्या लगता है किस वर्ग में ये बीमारी ज़्यादा होती है, महिलाओं में, पुरुषों में, बच्चों में? देखिए, ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें कोई भी जो वर्ग है वो छूटा हुआ नहीं है। बच्चों में क्योंकि थोड़ा सा एक्टिव रहते हैं, फिजिकली का उनका थोड़ा सा मोबिलिटी वगैरह ज़्यादा अच्छी रहती है। हमारे अभी तक के कॉमन दौर में
ये रहता था कि स्क्रीन वगैरह ज़्यादा नहीं है, तो वो थोड़े से बचे हुए थे इस सब चीज़ों से। तो डेफिनेटली हमारे एक यंग एडल्ट ग्रुप जो चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, डेफिनेटली आज की डेट में वो सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। पर जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वहाँ पे जो हमारी बोन्स होती हैं उनकी वीकनेस, मसल्स की मांसपेशियों की वीकनेस, जो लिगामेंट्स होते हैं उनकी वियर एंड टियर, ये सब चीज़ें धीरे धीरे उस चीज़ को बढ़ाता रहता है। तो मेरे हिसाब से अगर मैं देखूंगा तो आज की डेट में मरीज देखते हैं, तो अगर हम 100 पेशेंट देखें तो कम से कम 60 to 70 एक यंग एडल्ट ग्रुप आ रहा है जो जिसको क्या जो कहीं ना कहीं या तो ज़्यादा स्क्रीन मूविंग कर रहा है या हमारे पास मोबिलिटी में ज़्यादा उसका व्हीकल यूज़ ज़्यादा है, वो लोग ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। जी डॉक्टर सत्या, अगर हम बात करते हैं आयुर्वेदा की, तो क्या खान पान होना चाहिए जिससे कि इस बीमारी से बचा जा सके? हमें अपने खान पान में क्या बदलाव करना चाहिए अगर हम इसे आयुर्वेदा के नज़रिए से समझे तो? हाँ, जैसा मैंने पहले भी बताया, खान पान में ऐसा कोई चीज़ नहीं है इससे हम खाने से हमारा बीमारी नहीं होगी, ऐसा कोई खाने से बीमारी जल्दी ठीक होगा, ऐसा नहीं है। इससे रादर हम उल्टा देख लीजिए, ऐसे चीज़ खाने से हमारे बीमारी ना बढ़े, दैट इज द मेन थिंग। ये ध्यान रखना है। जैसे मैंने बताया दही है, क्यों बोलते उससे जो चीज़ जम के बनती है वो नेचुरली बॉडी में भी वही लक्षण लेके जाती है, उससे बॉडी में स्टिफनेस बढ़ जाता। एंड जैसे मैंने गुड़ बता दिया, ये चीज़ भी है। एंड कोई भी चिल्ड जैसा फ्रिज का पानी है, गर्मी में हम क्या करते हैं, बैठे हुए एसी में बाहर से आ गए, फिर आते ही फ्रिज का पानी निकाल के पी रहे हो, वो जो चीज़ अगेन जैसे जो नॉर्मल टेम्परेचर होती है, आप मतलब वो चीज ठंड होने ठीक है, वजह आपने से बोला कि नेचुरली ठंडा बॉडी में वही पानी प्रॉपर्टी नहीं जाता पीना है, दैट चाहिए। अगेन कॉजेस द ठीक है, स्टिफनेस इन द बॉडी। ठीक है डॉक्टर सत्या, आपने ये बोला कि ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए। इसमें मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगी, क्योंकि एसी में भी जब हाँ, हम नहीं, बैठते हैं, इसमें दो चीज है। ठीक है, ठंडा पानी जो फ्रिज से निकालते हैं, इफ एट ऑल, और एसी को लेकर आप क्या कहेंगे? क्योंकि अगर ठंडा घंटों पानी एसी में डजंट मीन बैठते हैं, दैट जो मैं फ्रिज की बात कर रहा हूँ। जी ठीक है सर, फ्रिज का पानी नहीं पीना चाहिए, लेकिन हाँ। एसी में भी तो अगर बैठते हैं तो ये बीमारी उससे भी तो और बढ़ सकती है। अरे कट गए। जी, सुन पा रहे हैं डॉक्टर सत्या? लगता है उनका फ़ोन डिस्कनेक्ट हो गया है, एक बार फिर से उनसे जुड़ने की हम कोशिश करेंगे। तो डॉक्टर अखिलेश, क्या लगता है आपको, क्योंकि यहाँ पर एसी भी एक बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है, अगर कोई इस बीमारी से पीड़ित है और ऐसे में वो एसी में घंटों बैठ रहे हैं, तो कितना नुकसान हो सकता है? अगर ओल्ड एज की बात करें तो उन पेशेंट्स को ज़्यादा ये कॉमन कंप्लेंट पाई गई कि वो ठंडे में बैठते, ज़्यादा तेज हवा चलती, दर्द होता है, तो वो कहीं ना कहीं बोन रिलेटेड या ऑस्टियोपोरोसिस सेटल इन हो रहा है उसे, यानी कि कैल्शियम रीच आउट हो रहा है बोन से, ऑस्टियोपोरोसिस हो रहा है, तो हमें वो ट्रीट करना ज़रूरी है। तो ऐसे पेशेंट्स में कंप्लेन होती है कि वो ठंडी एसी में नहीं बैठ पाते, तो ऐसे पेशेंट्स को अवॉइड करना पड़ता है कि जब तक बोन डेंसिटी मैच्योर नहीं होगी, सेटल नहीं करेंगे हम बोन डेंसिटी उनकी, तो उन्हें ये कंप्लेन होती है काफ़ी। तो उसके मेथड्स है, ट्रीटमेंट्स के, ड्रग्स है कुछ, उससे हम बोन डेंसिटी कहते हैं इम्प्रूव करेंगे, मसल में प्रोटीन लेवल ठीक करेंगे, मसल स्ट्रॉन्ग करेंगे, तो इससे डेफिनेटली क्योर हो सकता है इससे। ठीक है डॉक्टर सौम्या, और अगर हम अपने लाइफस्टाइल की बात करते हैं तो क्या बदलाव लाइफस्टाइल में होना चाहिए, किस तरह की जीवन शैली होनी चाहिए? देखिए, जीवन शैली में हमें बहुत सारे अच्छे करने चाहिए। हमारी एक रेगुलर जो एक्सरसाइज रेजिम है वो होनी चाहिए, जिसमें हमारी एक सर्वाइकल की भी एक्सरसाइज हम आमतौर पे उसमें एडेड होना चाहिए। आपका जो मूवमेंट है वो आपका रिस्ट्रिक्टेड होना चाहिए, जितना आप जर्क नहीं होना चाहिए हमारे गर्दन में और मसल्स में, स्पेशली बैक में। ये सारे एरिया जो है लोअर लंबर बैक जिसको कहते हैं, या सर्वाइकल, ये मोबिलिटी से बहुत ज़्यादा पीड़ित होते हैं। हमारी अगर वर्टेब्रल कॉलम में हम देखें तो सर्वाइकल स्पाइन एक ऐसी एरिया है जहाँ पे हमारी सबसे मोबिलिटी है। हम अगर आगे पीछे देखते हैं, ऊपर नीचे देखते हैं, इसमें सबसे ज़्यादा मोबिलिटी हमें हमारी गर्दन देती है। तो जहाँ पे हमारी मोबिलिटी आ रही है वहाँ पे हमारे पास एक साथ में रिस्क भी आ रहा है कि क्योंकि हमारे पास मोबिलिटी है तो उसके साथ हमारे पास यहाँ पे पेन ज़्यादा होने के भी चांसेस हैं। अगर वही जॉइंट थोड़ा सा ज़्यादा फिक्स होता है तो उसमें हमारा पेन कम हो सकता है। सोते समय हमारा बेड बहुत अच्छा होना चाहिए, हमारा जो गद्दा है वो सख्त होना चाहिए, और जो हमारा तकिया है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जहाँ तक हो सके एक शोल्डर से कान के लेवल तक की होना चाहिए। जो हमारी टेम्परेचर वगैरह है, जैसे हमने अभी एसी की बात करी, तो एसी में बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो नॉर्मल एवरेज टेम्परेचर होना चाहिए 24, 25, 26 डिग्री तक का, उतना होना चाहिए। उससे ज़्यादा होगा तो वो हमें दिक्कत देगा, क्योंकि वो हमारी मसल्स को भी स्टिफ करेगा।
बोन हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। एक कैल्शियम और विटामिन डी का सप्लीमेंटेशन स्पेशली 40 इयर्स की एज ग्रुप के बाद बहुत अच्छा एक रेगुलर होना चाहिए। ये बहुत टाइम से प्रूवन है। पहले फीमेल्स में ये बात आ गई थी, अब मेल्स में भी ये बात आती है कि 40 की एज के बाद हमारी जो बोन्स हैं वो वीक होती चली जाती हैं, उसमें कैल्शियम और विटामिन डी की कमी होती है। बोन हेल्थ को स्ट्रेंथन करने के लिए अगर हम एक बार प्रूव कर लेते हैं कि बोन हमारी कमज़ोर है, उसमें कैल्शियम कम है, तो उसकी बोन स्ट्रेंथ इंप्रूव करने के लिए स्पेशल मेडिसिन भी आती हैं, जिसके लिए हम आप एक बार अपने डॉक्टर से पहले प्रूव कर लें ये चीज़ है, तो उसके बाद उस चीज़ को भी हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें तो हमें ध्यान रखना चाहिए। स्क्रीन को और मोबाइल को जहाँ तक हो सके कोशिश करना चाहिए कि हमारे हेड लेवल पे हो। हम जो एक नीचे करके काम करते हैं वो उसमें नहीं आना चाहिए। एक रेगुलर एक्सरसाइज एक वो होना चाहिए कि हमारा स्क्रीन हमारे सर के सामने होना चाहिए। जी। अगर तो नीचे देख के काम करेंगे तो प्रॉब्लम आएगी। सेम गोज फॉर लैपटॉप या डेस्कटॉप। वो आपके जो सिटिंग एरिया है वो आपका इस टाइप से होना चाहिए कि आपका चेयर के और आपके हेड लेवल पे आपका कंप्यूटर हो। आपका जो कीबोर्ड है वो भी एलिवेटेड हो ताकि वो आपको उतना ज़्यादा नीचे देखने की ज़रूरत ना पड़े। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं, हम अपने उसमें रेगुलर उसमें अपडेट ले सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमें ये देखना है कि हमें हो क्यों रहा है, किस वजह से हो रहा है। क्या हमारा जो पेन है वो नींद की कमी से ट्रिगर हुआ है, गलत सोने से ट्रिगर हुआ है, कुछ झटका लग गया है उसकी वजह से ट्रिगर हुआ है। तो वो सब चीज़ें देखते हुए हमें उस हिसाब से अपना जो पेन है उस हिसाब से अपनी लाइफ को मॉडिफाई करना चाहिए, अपनी लाइफ स्टाइल ठीक है। मॉडिफाई करनी चाहिए। ठीक है। डॉक्टर सत्या, क्या कुछ यहाँ पर घरेलू उपचार भी ऐसे हम फॉलो कर सकते हैं जिससे कि हम इस बीमारी में राहत पा सके? समथिंग टू बी डन एट होम, समथिंग टू बी डन एट द ऑफिस। जो इफ एट ऑल सच में एक रूटीन हो, जो बैक प्रॉब्लम्स है, गर्दन का भी है, कमर का भी है, प्रॉब्लम ना हो, एक डेली रूटीन में एक सूर्य नमस्कार अपने अपना हो कर ले। मतलब इफ एट ऑल दिन में ना हो तो कहीं एक बार शाम को जो घर आके कर ले। इससे आपकी एक बॉडी की एक फ्लेक्सिबिलिटी बने रहेंगे, पूरा बैक मसल्स का। और नहीं तो कहीं वो नहीं हो पाया, आप अपने ऑफिस में लॉन्ग आवर सिटिंग होती है, एक मिनिस्ट्री ऑफ आइज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक मतलब योगा ब्रेक है ऑफिस का, वो अपना बना लीजिए। एक सिंपल है, आप जैसे जब करते हम हमें पता भी नहीं हो कब जब ज़्यादा थक जाता है ऐसे कर लेते। तो ये भी एक चीज़ कर ले, ये दो चीज़ कर भी लेंगे ना तो मोस्ट ऑफ द मिनिमम 50% यू कैन अवॉइड एंड यू कैन लीड इन अ नॉर्मल स्ट्रेनलेस लाइफ। जी ठीक है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और आपने बताया कि आखिर किस तरह से जो स्पॉन्डिलाइसिस है इस बीमारी से बचा जा सकता है। और सर्विकल पेन अगर होता है तो तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह करें, इसकी जांच कराएं और तभी आप इससे बच सकते हैं। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद खबरें लगातार जारी हैं।